नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, MCQ। और यह प्रश्न जो है आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS, GIC, LT ग्रेड एग्ज़ाम, RPSC फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा BPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है और यह क्लास जो है रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है वह गॉसियन का प्रथम नियम पूछा गया है, किसे कहा जाता है। अर्थात लिखा गया है गॉसियन का प्रथम नियम निम्न नाम से प्रचलित है। किस नाम से प्रचलित है देखते हैं। समसीमांत उपयोगिता नियम। तो समसीमांत उपयोगिता नियम जो है गॉसियन का यह सेकेंड नियम है। मांग का नियम मार्शल द्वारा दिया गया था। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है गॉसियन का प्रथम या फर्स्ट नियम कहलाता है, जिसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर गॉसियन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 1 का। अगला 2 नंबर प्रश्न है आर्थिक सिद्धांत में मांग की लोच की संकल्पना का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मार्शल ने, रिकार्डो ने, पिगू ने, मिल ने। तो मांग की लोच की संकल्पना का सबसे पहले जो है प्रयोग मार्शल द्वारा किया गया था। तो सही आंसर ए है 2 का। अगला अगर मांग की लोच के वर्गीकरण की बात की जाए तो मांग की लोच जो है कि वह 5 श्रेणियां होती हैं। इन 5 श्रेणियों को हम लोग एक रेखा चित्र पर समझ सकते हैं। जैसे यह मांग वक्र है, इस पर मांग की जो 5 श्रेणियां देखने को मिलती हैं, यहाँ P कर सकते हैं और यहाँ D कर सकते हैं। यहाँ जो जहाँ पर मांग वक्र जो है XY अक्ष को स्पर्श कर रहा है वहाँ पर मांग की लोच अनंत होती है, और जहाँ पर मांग वक्र X अक्ष को स्पर्श कर रहा है वहाँ पर मांग की लोच जो है 0 होती है। तो और इसके बाद यह एक मध्यवर्ती बिंदु हुआ, या मध्य में मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर होती है, और इस बिंदु पर मांग की लोच जो है इकाई से कम होती है, और इस बिंदु पर मांग की लोच जो है इकाई से इस वाले बिंदु पर इकाई से 1 से ज़्यादा होती है मांग की लोच, और इस वाले बिंदु पर मांग की लोच 1 से कम होती है। तो इस प्रकार से मांग की यह कितनी श्रेणियाँ हुई, 5 श्रेणियाँ हुई। और पांचों श्रेणियों के नाम क्या हैं। यह जो E बराबर अनंत है तो इसको पूर्णतः लोचदार मांग वक्र कहा जाता है। इसमें जो है अंतरिक्ष में पर्यटन सेवाओं को शामिल किया जाता है, जहां पर मांग की लोच 1 से अधिक होती है। अर्थात B बिंदु पर इसको कह सकते हैं B, या A हो गया B, C, D और यह E हो जाएगा। B बिंदु पर मांग की लोच क्या है, 1 से अधिक है, तो इसे लोचदार मांग वक्र कहते हैं। और यहाँ पर मांग की जो जिन वस्तुओं को शामिल किया जाता है वह विलासिता की वस्तुएं होती हैं। इसमें AC, जैसे AC को रख सकते हैं। तो यह पूर्णतया ए वाला जो है यह पूर्णतया लोचदार हो जाएगा, B जो है लोचदार हो जाएगा, C जो है इकाई लोचदार हो जाएगा। यहाँ मांग की लोच 1 के बराबर होती है। इसमें जो है आवश्यक या आरामदायक वस्तुओं को रखा जाता है। और D बिंदु पर मांग की लोच क्या है, इकाई से ज़्यादा है। जब मांग की लोच इकाई से ज़्यादा होती है तो इसे कहते हैं बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग जो है अनिवार्य वस्तु या खाद्यान्न वस्तुओं की होती है। और E बिंदु पर जहाँ पर मांग रेखा जो है X अक्ष को स्पर्श कर रही है, मांग की लोच जो है 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसे पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है, और यहाँ अति आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अति आवश्यक वस्तुओं की मांग जो है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो इस प्रकार से मांग की लोच की 5 श्रेणियाँ अर्थशास्त्र में देखने को मिलती हैं, और इन 5 श्रेणियों में 2 श्रेणियाँ लोचदार को दिखा रही हैं और 2 श्रेणियाँ बेलोचदार को दिखा रही हैं। मतलब पूर्णतः लोचदार और लोचदार, और पूर्णतः बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार और बेलोचदार। तो इसमें जो E बिंदु के ऊपर मांग वक्र है, यह मांग वक्र जो है लोचदार को दिखा रहा है, और E बिंदु के जो C बिंदु के नीचे जो है मांग वक्र यह बेलोचदार को दिखा रहा है। बेलोचदार इधर हो जाएगा नीचे, और ऊपर जो है मध्य बिंदु के लोचदार हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ यह भी देखने को मिल रहा है कि मांग की लोच का जो मूल्य होता है वह अनंत से
जीरो के बीच में होता है। यह भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि मांग की लोच का जो मूल्य होता है वह कितना होता है, तो अनंत से 0 के बीच में होता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यह भी बन रहा है कि मध्य बिंदु के ऊपर मांग की लोच कैसी होती है, तो मध्य बिंदु के ऊपर जो है लोचदार मांग की लोच होती है और मध्य बिंदु के नीचे बेलोचदार मांग की लोच देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि मांग वक्र पर ऊपर से नीचे जाने पर मांग की लोच क्या हो रही है, तो मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मांग की लोच घट रही है। पहले क्या थी, अनंत थी, फिर इकाई से कम हो गई, फिर इकाई के बराबर हो गई, फिर क्या हो गई, एक के बराबर हो गई, फिर इकाई से कम हो गई, फिर 0 के बराबर हो गई। यहाँ पर इकाई से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए मांग की लोच जो है मांग वक्र पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो मांग की लोच क्या हो रही है, घट रही है। और जब उसी मांग वक्र पर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मांग की लोच बढ़ेगी। अब अगर पूछा जाए बेलोचदार मांग वक्र किसे कहते हैं, तो बेलोचदार मांग वक्र जिसमें मांग की लोच इकाई से कम होती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है तो ऐसी मांग वक्र को बेलोचदार मांग वक्र कहा जाता है। तो यह जो है बेलोचदार मांग वक्र का प्रदर्शित करता है। और बेलोचदार मांग वक्र में जो है वस्तु की मूल्य लोच इकाई से कम होती है, तो इसमें आवश्यक वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा अगर लोचदार मांग वक्र की बात की जाए तो जब किसी वस्तु की कीमत में सापेक्षिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक या सापेक्षिक परिवर्तन अधिक होता है तो ऐसी वस्तु को लोचदार मांग वक्र कहा जाएगा। और तो लोचदार यह हो जाएगा जहाँ पर इकाई मांग की लोच जो है इकाई से अधिक होती है। बेलोचदार में क्या होता है, मांग की लोच जो है सापेक्षिक परिवर्तन कम होता है और लोचदार में अधिक होता है, तो यह जो है लोचदार हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह मांग की लोच की कुछ श्रेणियाँ हैं, कुछ क्या 5 श्रेणियाँ हैं जिनको हम लोगों ने विस्तार से जाना। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, तो मांग की लोच की यह जो बात है वह मार्शल द्वारा की गई थी, तो मार्शल सही आंसर हो जाएगा ए में। अगला प्रश्न है मांग की लोच के कितने प्रकार हैं, तो मांग की लोच के 3 प्रकार हैं और मांग की लोच को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और प्रकार 3 हैं, ध्यान रखने वाली बात है। अब मांग की लोच के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, कीमत मांग की लोच, आय मांग की लोच और आड़ी मांग की लोच। अब इन मांग की लोचों के बारे में जान लेते हैं क्या है। मांग की लोच के 3 जो प्रकार हैं, कीमत मांग किसे कहते हैं, तो कीमत मांग जो होती है जब कीमत बढ़ने या घटने पर मांग बढ़ती या घटती है तो उसे क्या कहते हैं, कीमत मांग की लोच कहते हैं। कीमत एवं मांग के बीच जो है विलोम संबंध होता है, यार कीमत मांग की लोच को दिखा रहा है यार। एक ऐसा ही मांग के नियम में भी देखने को मिलता है, जब कीमत बढ़ती या घटती है तो मांग क्या होती है, बढ़ती या घटती है, तो यह जो है विलोम संबंध की बात करता है, कीमत मांग की लोच। इसके अलावा जो अगला मांग है वह है आय मांग की लोच। तो आय मांग की लोच क्या कहता है कि जब आय में परिवर्तन से मांग की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे आय मांग लोच कहते हैं। और आय एवं मांग के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है। अगर डिमांड क्या हो रही है, घट रही है, तो मांगी गई वस्तु की मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से आय एवं मांग के बीच जो है प्रत्यक्ष संबंध होता है, तो यार आरेख जो है धनात्मक हो जाएगा। तो जब आय में परिवर्तन से मांग की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे आय मांग कहते हैं। मांग एवं आय के बीच जो है प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध देखने को मिलता है। इसी प्रकार से है आड़ी मांग क्या बताता है, तो आड़ी मांग अन्य बातों के स्थिर रहने से दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई वस्तु की मात्रा प्रभावित होती है तो उसे आड़ी मांग कहते हैं। और आड़ी मांग की बात जो है वह सबसे पहले मूर द्वारा दी गई थी। अगर इसमें क्या होता है, dx अन्य वस्तुओं के स्थिर रहने से दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा जब प्रभावित होती है तो उसे क्या कहते हैं,
आड़ी मांग dx बढ़ी है या घटी है, dx कम हुई है तो सिग्मा फंक्शन ऑफ जीरो वाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो यह हमारी आड़ी मांग की लोच के बारे में दिखाया गया है। एजवर्थ जो है आड़ी मांग के आधार पर वस्तु का वर्गीकरण करते हैं। वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुओं के रूप में एजवर्थ जो है आड़ी मांग के आधार पर बताते हैं। अगला जो प्रश्न है तो इसका आड़ी मांग, अगला इसका जो प्रश्न होगा आंसर 3 का सी हो जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न है, आड़ी मांग की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी। तो आड़ी मांग की अवधारणा सर्वप्रथम मूर द्वारा प्रस्तुत की गई थी, बाकी बाद में इसमें संशोधन करके वैज्ञानिक रूप मार्शल द्वारा दिया गया था। तो मार्शल सही हो जाएगा, मूर इसमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए बी आंसर सही है 4 का। अगला 5 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहले की जाती थी, लेकिन 2020 से इसका नाम बदलकर NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कर दिया गया है। तो सही आंसर यह है। बाकी नीति आयोग द्वारा नहीं की जाती। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर जो है योजना आयोग को समाप्त कर 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जिसका अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जो है नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। और वर्तमान में सुमन केबेरी जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और अगर RBI की बात की जाए तो RBI की स्थापना RBI अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। 1 अप्रैल 1935 से RBI ने कार्य प्रारंभ किया था तथा RBI जो है मुख्य रूप से बैंकों का बैंक है, भारत सरकार का बैंक कहलाता है तथा मुद्रा नियंत्रण का कार्य करता है तथा मुद्रा नियंत्रण का कार्य करता है और साख सृजन का कार्य जो है RBI द्वारा नहीं किया जाता है। RBI के अगर गवर्नर की बात की जाए तो RBI के गवर्नर जो हैं वह वर्तमान में 25वें क्रम के गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास हैं। और RBI जो है मौद्रिक नीति जारी करने का कार्य करती है तथा RBI स्वतंत्रता के पहले पाकिस्तान और म्यांमार का भी बैंक था। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज अथवा नगद से समीकरण प्रतिपादक थे। तो कैम्ब्रिज अथवा नगद से समीकरण के प्रतिपादक जो हैं मार्शल थे। तो मार्शल डी में दिया गया है, तो सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। हम देखते हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं। केन्स की पुस्तक का नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी है, ठीक है। मिल्टन फ्रीडमैन जो है स्थायी आय परिकल्पना की बात करते हैं, ठीक है। पेरेटो लाभ सिद्धांत की बात नहीं करते हैं। पेरेटो जो है कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित अर्थशास्त्री और सामाजिक कल्याण के संबंध में अपना सिद्धांत देते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। अगला हिक्स है ए थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल, तो यह भी सही है। तो सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो सी सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर क्या है, सी है। 7 का सही आंसर सी है। अगला 8, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय, सार्क की अगर स्थापना की बात की जाए तो सार्क की स्थापना जो है वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। और स्थापना जो है इसकी कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है स्थापना के समय नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया था। तो सही आंसर जो है काठमांडू हो जाएगा। 8 का सही आंसर बी है। और सार्क का जो सदस्य देश की संख्या है वह 8 है। SAARC सार्क। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसलिए इसका जो सार्क का जो मुख्यालय है वह काठमांडू में है। और उसके सदस्य देशों की संख्या जो है वह 8 है और वर्तमान में 9 इसके पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं। तो इसलिए कुल सदस्य देशों की संख्या अगर पूछा जाए तो 17 हो जाएगी, लेकिन मेन सदस्य जो हैं 8 ही हैं। तो इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ बताए हम, काठमांडू हो जाएगा। सही आंसर बी है। अगला प्रश्न है, व्यापार संतुलन वस्तुओं के बराबर होता है। तो व्यापार संतुलन किन वस्तुओं के बराबर होता है, तो निर्यात माइनस आयात व्यापार संतुलन हो जाएगा। जब निर्यात से आयात को घटाया जाता है तब क्या व्यापार संतुलन को दिखाता है। तो 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, एक देश का व्यापार शेष निम्न में से किसके आयात और निर्यात मूल्यों पर आधारित है। केवल दृश्य मद, केवल अदृश्य मद, ए तथा बी दोनों, न तो ए न तो बी।
तो किसी देश का व्यापार शेष जो है, व्यापार शेष में सिर्फ दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। व्यापार शेष किसे कहते हैं? तो एक देश का शेष विश्व के साथ दिए हुए वर्ष में कुल निर्यात आय तथा कुल आयात भुगतानों का अंतर व्यापार शेष कहलाता है। कुल निर्यात आय और कुल आयात आय का अंतर जो है व्यापार शेष कहलाता है। या कह सकते हैं कि व्यापार शेष दृश्य निर्यात तथा दृश्य आयातों के बीच का अंतर होता है। व्यापार शेष क्या होता है? दृश्य निर्यातों तथा दृश्य आयातों के बीच का अंतर होता है। यह केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन रिकॉर्ड करता है। इसलिए यहाँ पर केवल जो है पूंजी खाते, यहाँ पर पूंजी खाते जो है का लेन देन रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो दृश्य व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड संतुलन की दृष्टि से जो है हमेशा अनबैलेंस रहता है या असंतुलित रहता है। अगर यह भी प्रश्न पूछा जाए कि व्यापार शेष हमेशा रहता है संतुलित असंतुलित, तो व्यापार शेष हमेशा जो है असंतुलित रहता है और भुगतान शेष जो है हमेशा संतुलित रहता है। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही है। तो व्यापार शेष किसे कहते हैं, एक बार दोबारा बता देते हैं कि व्यापार शेष दृश्य निर्यात एवं दृश्य आयातों के बीच के अंतर को व्यापार शेष कहा जाता है। इसमें सिर्फ वस्तुओं का लेन देन किया जाता है। वस्तुओं के निर्यात एवं वस्तुओं के आयात के अंतर को व्यापार शेष बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। यह केवल वस्तुओं से संबंधित लेन देन को रिकॉर्ड करता है। अर्थात जो है जो दिखाई देती हैं उन वस्तुओं का अगर व्यापार हो रहा है तो उसे व्यापार शेष कहेंगे, और जो दिखाई देती हैं और नहीं दिखाई देती हैं उन वस्तुओं का अगर व्यापार हो रहा है तो उसे भुगतान शेष कहेंगे। तो इसका सही आंसर ए है 10 का। अगला 11 नंबर प्रश्न है, प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं नेल्सन, सोलो, रोडान, मार्क्स। तो प्रबल प्रयास सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री रोडान है। तो 11 का सही आंसर सी है। अगला 12 सामाजिक द्वैत का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो सामाजिक द्वैत का सिद्धांत जे.के. गैलब्रेथ, आर. नर्क्स, जी. मेडल, जे.एच. बोके द्वारा सामाजिक द्वैत का सिद्धांत दिया गया था। 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, खुले बाजार की क्रिया निम्न में से किस नीति का अंश है? तो खुले बाजार की क्रिया आय नीति का अंश नहीं है, श्रम नीति का अंश नहीं है, राजकोषीय नीति का अंश नहीं है, साख नीति का अंश है। तो 13 का सही आंसर बी है। अगला 14 नंबर मौद्रिक गहनता। तो मौद्रिक गहनता जो है M3/GDP × 100 मौद्रिक गहनता को बताता है। यह बी जो है मौद्रिक गहनता को बता रहा है और ए जो है मौद्रिकरण को बता रहा है। तो सही आंसर 14 का बी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में वृद्धि दर्शाता है। तो केंद्रीय सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निवल साख में जो अगर आरबीआई से और साख का कोई संबंध है तो वह जो घाटा हो जाएगा मौद्रिक घाटा हो जाएगा। तो सही आंसर जो है 15 का डी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, प्रभावी राजस्व घाटा की धारणा को प्रारंभ किया गया था। तो प्रभावी राजस्व घाटा की अवधारणा जो है वह प्रणब मुखर्जी द्वारा 2011-12 के बजट से प्रारंभ की गई थी। तो सही आंसर 16 का ए है। बाकी 2010 गलत है, 2020-21 गलत, 2014-15 गलत है। अगला है, राज्य सरकार के लिए आय का मुख्य स्रोत है बिक्री कर, राजस्व कर, आय कर कोई नहीं। तो राज्य सरकार के लिए आय का जो मुख्य स्रोत है वह बिक्री कर है। 17 का सही आंसर ए है। अगला 18 व्यापार चक्र का नवप्रवर्तन सिद्धांत। तो जहाँ भी नवप्रवर्तन की बात आएगी तो शुम्पीटर का नाम आएगा। तो शुम्पीटर जो है व्यापार चक्र के नवप्रवर्तन सिद्धांत से संबंधित है। यह याद रखने वाली बात है, नवप्रवर्तन सिर्फ शुम्पीटर से ही संबंधित है। अगला है, एलएम वक्र का ढाल होता है। तो एलएम वक्र का ढाल जो है वह धनात्मक होता है। और आईएस अगर पूछे तो आईएस का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है, एलएम का ढाल यह धनात्मक होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया हो शून्य और धनात्मक तो वह दोनों हो जाएगा एलएम वक्र का ढाल में। अगला है 21 नंबर, निम्न चित्र प्रदर्शित कर रहा है मांग में वृद्धि, मांग में विस्तार, मांग में कमी, मांग में संकुचन। तो मांग में वृद्धि और विस्तार जो है इस पे होगा, यह वृद्धि हो जाएगी, यह विस्तार हो जाएगा और यह संकुचन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह D0 से D1 D2 हो रहा है तो यह मांग में वृद्धि को दिखा रहा है। सही आंसर 20 का ए है। अगला 21 आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान मिलता है। तो आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान केवल श्रम को मिलता है? नहीं। केवल पूंजी को नहीं, केवल भूमि को नहीं, सभी साधनों को। तो हाँ, श्रम को भी मिलता है
और पूंजी को भी मिलता है, भूमि को भी मिलता है, तो सभी साधनों को लगान मिलता है आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार। अगला प्रश्न, आभास लगान की अवधारणा दी थी पिगू ने, रिकार्डो ने, मार्शल ने, सैमुअल्सन ने। तो आभास लगान की अवधारणा जो है अल्पकालीन अस्थायी अतिरेक जो है आभास लगान कहलाता है। यह आभास लगान मार्शल द्वारा दी गई अवधारणा है। तो 22 का सही आंसर। लगान के 3 ही सिद्धांत मुख्य रूप से फेमस हैं। 3 सिद्धांत कौन से हैं? पहला रिकार्डो का लगान सिद्धांत, दूसरा आधुनिक लगान सिद्धांत और तीसरा आभास लगान सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांतों का एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। रिकार्डो का लगान सिद्धांत, आधुनिक लगान सिद्धांत और आभास लगान सिद्धांत। 2-3 दिन में यह वीडियो तैयार हो जाएगा। तो इसलिए लगान जो है क्या पूछा गया था, आभास लगान की अवधारणा दी थी। तो आभास लगान जो है वह मार्शल द्वारा दी गई अवधारणा है। अगला जो प्रश्न है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादक करने वाले अर्थशास्त्री। तो यहाँ भी नवप्रवर्तन आया है तो प्रोफेसर शुम्पीटर हो जाएगा। तो शुम्पीटर अगर कहीं भी आ रहा है तो वह नवप्रवर्तन से ही संबंधित होंगे, ध्यान रखने योग्य बात है। अगला प्रश्न है, एक स्थिर लागत वक्र की आवृत्ति होती है। तो स्थिर लागत AFC का जो आरेख होता है वह आयताकार अतिपरवलय होता है, जो यह बताता है कि उत्पादन बढ़ने से लागत में कमी आती है। तो सही आंसर आयताकार अतिपरवलय बी में दिया गया है। तो 24 का सही आंसर बी है। अगला 25 उत्पादन फलन उदाहरण है। तो उत्पादन फलन उदाहरण जो है QFABC, यह सही हो जाएगा, सी सही है 25 का। अगला 26 नंबर प्रश्न है, 26 नंबर है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। अल्पकाल से अति दीर्घकाल से, दीर्घकाल से अति अल्पकाल से। तो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अल्पकाल से संबंध इसलिए होता है क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। तथा पैमाने के प्रतिफल का नियम जो है दीर्घकाल से संबंधित होता है। दीर्घकाल से संबंधित इसलिए होता है क्योंकि उत्पादक को इतना समय मिल जाता है कि वह पूरे पैमाने को ही बदल सकता है। इसलिए जो है अगर अल्पकाल का पूछे तो अल्पकाल परिवर्तनशील अनुपातों से संबंध रखता है और दीर्घकाल जो है पैमाने के प्रतिफल से संबंध रखता है। तो और ऐसे भी पूछ सकता है कि पैमाने का प्रतिफल होता है तो दीर्घकाल से होता है और परिवर्तनशील अनुपातों का नियम अल्पकाल से होता है। तो 26 का सही आंसर क्या है? ए सही है। 26 में ए सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 26 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहले से भी क्लास देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों तक शेयर करें।